In this video, we will be discussing molecular forces. Molecular forces basically in liquids क्या क्या होती हैं? दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो होती हैं. एक को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब इंट्रा का जो वर्ड है इट मीन्स विद इन, मीन्स इनसाइड, विद इन द मॉलिक्यूल. और जो इंटर है it means among or between. Intramolecular forces can be basically a covalent bond or a coordinate covalent bond. Covalent coordinate covalent bond. इंट्रामोलिक्यूलर जो है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, लेट सपोज अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें तो इसमें एक ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड है. अब ये इस मॉलिक्यूल के अंदर है. जब भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा हमेशा एक ऑक्सीजन जो होगा वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड. या अगर आप एग्जांपल लें अमोनिया की, तो अमोनिया में भी हमेशा एक जो नाइट्रोजन होगा वो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा थ्रू अ थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरह अगर आपके पास H3O पॉजिटिव होगा तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो एक प्रोटॉन के साथ बॉन्डेड होगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. बट दीज आर विद इन द मॉलिक्यूल. दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ होल सिंगल मॉलिक्यूल. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह की इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन है भी या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब लेट सपोज आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा, तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है दिस हाइड्रोजन वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्शन कर लेगा. ये जो फोर्सेस हैं जिनको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and these are weak forces as compared to the intramolecular forces. Now let's see this example. In the first equation we have a water molecule in the liquid state which is converted into gaseous state. वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, हमने उसको हीट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है. अब इसका जो इस प्रोसेस के लिए जितनी हीट हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू 40.7 किलो जॉल्स पर मोल. इतनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो तभी जो वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मींस अगर ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए, ख़त्म हो जाए ये बॉन्ड, और हमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स मिल जाए, तो इस वक्त इसके लिए हमें 930 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी होगी. तो अगर आप इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि आपका जो इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द एनर्जी इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन में है हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस थे वो हम ब्रेक कर रहे हैं. चूंकि वो वीक फोर्सेस हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें लेस हीट चाहिए या लेस एनर्जी चाहिए. लेकिन अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को जो है जो हमने यहाँ पर शो किया था उनको ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा
एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इट शोज़ कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो फॉर द ब्रेकिंग ऑफ जो स्ट्रेंथ है OH कोवेलेंट बॉन्ड की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 464 किलो जूल्स पर मोल, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आपके पास जो 3 किस्में होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इनकी 3 किस्में होती हैं। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेस और लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इनकी स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर किया जाए विद कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बात की कि जो हाइड्रोक्सिल कोवेलेंट बॉन्ड है इट्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 464 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 20 to 50 kilojoules per mole. Dipole-dipole forces की strength is 5 to 20 kilojoules per mole और London dispersion forces की strength जो है वो 1 से लेके 20 kilojoules per mole है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है इंट्रामोलिकुलर के मुकाबले में कम होती है, और इनकी आपस में भी अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, और सबसे वीक जो फोर्सेस हैं दैट आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। Now we will be discussing hydrogen bonding in detail. So what is hydrogen bonding? The force of attraction between partially positive hydrogen atom which is covalently bonded to a small size high electronegative atom and active lone pair of another electronegative atom। क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक हाइड्रोजन जो कि अटैच हो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये कौन कौन से हो सकते हैं? दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा और उसका इंटरेक्शन हो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन हो गई है या जो फोर्स क्रिएट हो गए हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड के होंगे तरफ होंगे, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी डिफिशियंसी आ जाएगी तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, तो ये जो इंटरेक्शन हो गई है हम कहते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह अगर आप एग्जांपल लें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ अटैच है। अब जब इसके करीब दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल आएगा तो क्या होगा कि इस फ्लोरीन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ इस तरह से इंटरेक्शन कर लेगा, तो ये जो इंटरेक्शन हो गई ये भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अनदर एग्जांपल इज अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। नाइट्रोजन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे या एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ इस तरह से इंटरेक्शन कर लेगा। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, शोइंग दैट दे आर वीक इंटरेक्शंस। तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली the bond between the
positively charged hydrogen atom that is attached to the electronegative atom with the lone pair of another electronegative atom. अब पता कैसे चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है या इन जो तीन आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है इनकी जो इंटरेक्शंस है वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर मेंबर्स। तो जब ग्रुप 5, 6 और 7 जो हाइड्राइड्स हैं जब इनका बॉइलिंग पॉइंट नोट किया गया तो पता चला कि इन सब का ट्रेंड जो था वो सेम था, तकरीबन सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट दे रहे थे एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। अब ग्रुप 5 का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज नाइट्रोजन, ग्रुप 6 का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन और 7 का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज फ्लोरीन। तो इन तीनों के अलावा जो थे बाकी इन तीनों के अलावा बाकी सब जो है वो क्या कर रहे थे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड सेम था और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिससे कंफर्म हो गया कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। So now what are the applications of hydrogen bonding? Hydrogen bonding कहाँ यूज होती है या कहाँ ये हमें बेनिफिट पहुंचाता है? तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यूज है, we can know the strength of an acid because of hydrogen bonding. अब acid is any species which can donate a proton. तो HF का जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इट्स अ वीक एसिड। अब क्यों ये वीक एसिड है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है दैट इज entrapped between the two negatively charged या highly electronegative फ्लोरीन एटम्स, तो इसके लिए इसको लूज करना मुश्किल है। अब ये जब आसानी से लूज नहीं होगा तो हम कहेंगे कि दिस एसिड इज अ वीक एसिड। इसको अगर आप कंपेयर करें HCl, HBr या HI के साथ तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो इजीली अपना हाइड्रोजन जो है वो लूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हमें ये पता चला कि हाँ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिड जो है वो वीक एसिड हो गया है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी as we we have a solubility rule like dissolves like means आपका जिस नेचर का एक सॉल्वेंट होगा वो दूसरे उसी नेचर के कंपाउंड को जो है वो डिसॉल्व करेगा। अगर आपके पास पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर को डिसॉल्व करेगा और अगर नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वो एक दूसरे में हल हो सकते हैं। लाइक आपके वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये अमोनिया में हल हो सकता है या अमोनिया जो है वो वाटर में हल हो सकता है, या इसी तरह से जो अल्कोहल्स हैं अल्कोहल में भी OH मौजूद होता है, तो इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो वाटर में ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेथनॉल का जो H है वो वाटर के O के साथ इंटरेक्शन कर लेगा और इसमें हल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम सॉल्युबिलिटी देख सकते हैं किसी भी चीज़ की कि आया ये इसमें सॉल्युबल होगा या नहीं। इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स वगैरह उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब प्रोटीन्स आपके बालों में हैं, आपके नील्स में हैं और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अमाइनो एसिड्स के से बने हैं और अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसी तरह जो सेल में आपके पास DNA है जिसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसमें आपके पास यहाँ पर बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनिन और गुआनिन के दरमियान और साइटोसिन और थायमिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स जो अगर आप देखें तो कुछ दाग जो हैं वो आप खाली पानी से इनको धोने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जो स्पॉट है या जो दाग जिस मटेरियल से बना हुआ है वो पानी में हल नहीं हो रहा होता। तो जब आप उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं तो डिटर्जेंट की वजह से क्या होता है कि डिटर्जेंट का जो एक एंड है पोलर एंड वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और जो नॉन पोलर है वो उस दाग के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह वो हल हो जाता है।
So this is a great use of hydrogen bonding. पेंट्स और डाइज जो है उनकी जो एडेसिव नेचर है, चिपकने की जो नेचर है मटेरियल के ऊपर, मीन्स अगर आप कार्स को कलर करते हैं या दरवाजे को पेंट कर रहे हैं, वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, तो वो पेंट उधर कैसे चिपक जाती है, दिस इज ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेंट्स के दरमियान और उस सरफेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। द लास्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। वाटर में वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रैंडम, लेकिन जैसे ही आप पानी को ठंडा करते हैं बर्फ बनाने के लिए, तो वो मॉलिक्यूल्स थोड़े से अरेंज हो जाते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आप दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, फिर जो है तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके दरमियान जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, तो कुछ स्पेसेस एम्प्टी जो है वो रह जाते हैं। आपने नोट किया होगा अगर आप बॉटल को फुल भर के फ्रिज में रख देते हैं तो बॉटल जो है वो फिर फट जाती है, क्योंकि बर्फ़ आपको लगता है कि ज़्यादा हो गई है। तो वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं जब एक दूसरे के अरेंज हो जाते हैं और वो मोशनलेस हो जाते हैं ड्यू टू द लो टेम्परेचर, उनके दरमियान कुछ फ्री स्पेसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका जो आइस है, आपने नोट किया होगा कि वो हमेशा अगर आप किसी बर्तन में पानी रखते हैं तो ऊपर से जो है बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जो नीचे वाला पानी होता है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर लो होता जाता है तो इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो ये सरफेस पे आता जाएगा। जब ये सरफेस पे आ जाता है तो सरफेस पे मॉलिक्यूल सारे जिनकी डेंसिटी कम है और जो मोशन भी उनकी कम है, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फ्रीजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर से लेयर बननी शुरू हो जाती है जो फिर नीचे की तरफ प्रोसीड होती है। तो इट हैज़ अ ग्रेट बेनिफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में जो लेक्स वगैरह हैं या पॉन्ड्स हैं वो ऊपर से फ्रीज हो जाते हैं, जबकि नीचे जो है वो फ्रीज नहीं होते, तो वहाँ पर एनिमल्स या फिश वगैरह जो है वो जिंदा रह सकते हैं। The second type of intramolecular forces are dipole-dipole forces. So dipole-dipole forces can be defined as the attractive forces between the positive pole of polar molecule and the negative pole of the other polar molecule. अब यहाँ पर जो बेसिक टर्म समझने की है दैट इज पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो ऐसे एटम्स के दरमियान बने जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे HCl। अब HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मींस इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर। ये अपने जब ये लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं तो क्लोरीन उस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो पोल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब इस तरह का पोलर मॉलिक्यूल जो होगा, अगर वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करें और इस तरह से करें कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्शन बना ले, तो हम इसको कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस, क्योंकि एक डायपोल का दूसरे डायपोल के साथ इंटरेक्शन हुई है। इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर ये आपका HCl का मॉलिक्यूल है तो इस साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है और इस साइड पे क्लोरीन है, तो इस तरह का डायपोल बन गया है। तो ये दूसरे डायपोल के साथ इस तरह से इंटरेक्शन कर लेगा। इसमें और एग्जांपल्स जो आपके पास आती हैं दैट इज HBr। HBr में भी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये दूसरे HBr मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से डायपोल डायपोल फोर्सेस क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरे हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये वाला आपका नेगेटिव एंड होगा, सल्फर जो है दैट इज द पार्शियल नेगेटिव एंड द हाइड्रोजन इज द पार्शियल पॉजिटिव एंड। तो वो सारे
मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके पास पोलैरिटी होगी, मींस दो पोल्स होंगे, और वो पोल्स क्यों होंगे? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है वो दूसरे के नेगेटिव पोल के साथ इंटरेक्शन करने, तो उन इंटरेक्शंस को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। So the last type of intermolecular forces are the London dispersion forces. How we can define this? The weak intermolecular attractive forces resulting from the motion of electrons and the creation of instantaneous dipole are called London dispersion forces. London dispersion forces basically आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और डायपोल डायपोल फोर्सेस में तो हमने बात की कि मॉलिक्यूल का एक पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन हो जाए। तब सवाल ये पैदा होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर किस तरह की इंटरेक्शन होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बनते हैं, जैसे कि H2 या Cl2, दो क्लोरीन एटम्स आपस में बॉन्ड हो जाएं, या इसके अलावा आपके पास जो नोबल गैसेस हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, आर्गोन, नियॉन एक्सेट्रा। अब इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल एक दूसरे या दो एटम्स, लेट सपोज हम नियॉन की बात कर रहे हैं, अगर दो एटम्स नियॉन के एक दूसरे के करीब आ जाएं तो उनके इस तरह की कुछ सिमेट्री होगी। अब वो एक दूसरे के करीब आने की वजह से हो सकता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें। रिपेल करने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थोड़ा सा डी फॉर्म या डी शेप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल के ज़्यादातर एक साइड पे हो जाएगी और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज और दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव। अब इस मॉलिक्यूल में डायपोल नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल मूवमेंट की वजह से उसमें डायपोल क्रिएट हो गया है, तो इस तरह के डायपोल को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल ये एक ऐसा डायपोल है कि किसी एक लम्हा या किसी एक इंस्टेंट में ये क्रिएट हो गया है। अब अगर इस डायपोल के करीब कोई दूसरा आपके पास एटम आ जाता है नियॉन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की वजह से अब ये भी जो है इसका भी डायपोल बन जाएगा। ये तो आपका पहला वाला डायपोल जो ऑलरेडी मौजूद था, और दूसरे के जो उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, इलेक्ट्रॉन्स को जो पुश किया उसका भी डायपोल जो है वो इस तरह से क्रिएट हो गया। अब मॉलिक्यूल का ये वाला जो पार्ट है ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसका भी ये वाला जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला जो था हमारा जो किसी इंस्टेंट में क्रिएट हो गया, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल था, लेकिन दूसरे एटम को उसने मजबूर किया कि वो भी डायपोल बना लें, तो ये जो है आपका इंड्यूस्ड डायपोल कहलाएगा। इंड्यूस्ड डायपोल। अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो इंटरेक्शन होंगी उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर इस तरह की इंटरेक्शन हो, अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम में डायपोल बन जाए और फिर वो दूसरे को मजबूर करें डायपोल बनाने पर और उनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो जाए, दे आर कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। Now we will discuss some factors which affect the strength of the London dispersion forces. इसमें जो पहला फैक्टर है that is the size of the molecule और एटम। कि एटम का आपके पास जो साइज है वो किस तरह से लंदन फोर्सेस को अफेक्ट करता है। Let us consider neon and argon। ये दोनों जो हैं नोबल गैसेस हैं, लेकिन नियॉन का जो है वो साइज छोटा है और आर्गोन का साइज बड़ा है।
अब जब दो नियॉन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होंगी जबकि आर्गोन में स्ट्रांग होगी। रीजन इसका क्या है? जब एटम का साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टर्ब हो जाना या डायपोल बनाना मुश्किल होगा। लेकिन जब साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल निस्बतन दूर होता है, उसका उस पर इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से उसका डिस्टॉर्शन या उसमें लचक जो है वो ज्यादा होती है, तो उसमें से डायपोल आसानी से बन जाएगा। जितने आसानी से डायपोल बनेगा उतनी जो है इसकी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो ज्यादा डेवलप होंगी और स्ट्रांग होंगी। तो इसे और हमें कैसे पता चला कि इसकी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं और इसके स्ट्रांग है? फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट। नियॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज फार लेस एज कम्पेयर टू आर्गोन। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करना होता है ताकि इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा हीट चाहिए होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्सेस स्ट्रांग है, और इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए अगर कम हीट चाहिए तो मीन्स वो फोर्सेस आपकी वीक हैं। सेकेंड फैक्टर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को अफेक्ट करता है दैट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब लेट्स सपोज आपके पास एन ब्यूटेन है, दिस इज ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम्स हो गए इसके, और एक आपके पास जो है वो आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अब जब आपके पास स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनका अगर दूसरा एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल इसके करीब आ जाए तो चांसेस हैं कि ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ सकते हैं, दूसरा या तीसरा। तो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जब वो करीब आएंगे तो इनके दरमियान इस तरह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो बन जाएंगी। लेकिन इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा जब आप इसको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो क्लोज पैकिंग उनकी नहीं होगी ड्यू टू दिस ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, तो उसकी वजह से इनके दरमियान फासला होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो इफेक्ट नहीं होंगी। अब जो एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 272.5 केल्विन है, जबकि आइसोब्यूटेन का जो है दैट इज इक्वल टू 261। अब देखिए 272 और 261 में काफ़ी जो है वो डिफरेंस है। 272 इज हायर, तो इट मीन्स कि जो एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है चूंकि वो स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब जो है वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा लंडन फोर्सेस डेवलप होंगी, ज़्यादा फोर्सेस डेवलप होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। जबकि आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ पाएंगे, तो उसकी वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस भी डेवलप नहीं होंगी, और जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो इनको ब्रेक करना जो है वो आसान होगा और कम हीट पर ये बॉयल हो जाएंगी।